नमस्कार दोस्तों मैं से कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। पहले तो उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारे म्यांमार वाले वीडियो की तारीफ़ की और पर्सनली मुझे या हमारी कोचिंग वाले पेज पर मैसेज करके हमें शुभकामनाएँ और बधाई दी। दोस्तों आज हम जो मुद्दा कवर करने वाले हैं वो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि इस समय एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि भारत के इतिहास में पहली बार या हम कहें आज़ादी के बाद पहली बार किसी स्त्री को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्त्री जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी ग्राम में रहती थी और उसे एक सलीम नामक लड़के से प्रेम हो जाता है। लड़की का जो परिवार था वो संपन्न था और पढ़ा लिखा था और जो इस सलीम नामक व्यक्ति था ये 8वां पास था या फेल था, मुझे क्लियर पता नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इन दोनों को जब प्रेम होता है तो इनके घर वाले इनकी खिलाफत करते हैं, घर वाले इस प्रेम के खिलाफ होते हैं। इसलिए सलीम और शबाना जिन्हें फांसी दी गई है दोनों व्यक्तियों को, ये दोनों लोग मिलकर और शबाना के परिवार वालों की रात में हत्या कर देते हैं। तो हम पॉलिटिकल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे या संवैधानिक जो इशू या मुद्दा है हम उसको कवर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो वही पुराना तरीका हमारा, हमने इस पूरे केस को, शबनम केस को हमने 5, 6, 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जब हम अंतिम में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला उसको बेहतर ढंग से समझ लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रसंग क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो मैंने हल्का फुल्का आपको बताया भी। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के एक बावनखेड़ी नामक ग्राम में ये घटना हुई थी 2008 में। और घटना क्या थी कि ये शबनम नामक जो लड़की थी 26 या 27 वर्ष की, ये सलीम नामक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण था कि जो लड़की का परिवार था वो पढ़ा लिखा और संपन्न था। इसके विपरीत लड़के का परिवार इतना पढ़ा लिखा, योग्य और आर्थिक दृष्टि से इतना सबल नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो शबनम नाम की लड़की थी इसने अपने प्रेमी सलीम के साथ एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में क्या किया कि अपने परिवार को रात में चाय या दूध किसी भी द्रव्य के साथ नींद की दवा दी और जब पूरा परिवार सो गया तो परिवार के सभी सदस्यों को कुल्हाड़ी से मारकर कुल्हाड़ी से हमला किया और उनका मर्डर कर दिया। एक ये भी बात आती है सामने कि उसमें से उसके भाई का एक बच्चा बच गया था जिसको शबनम ने बाद में चाकू से लहू लुहान कर दिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहले जो ये मामला पहुंचा था वो किस में पहुंचेगा, वो अमरोहा कोर्ट में पहुंचा था और वहां से लेकर अब मामला अंतिम चरण तक आ चुका है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका या मर्सी पिटीशन दाखिल की गई और राष्ट्रपति ने उस दया याचिका या मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया है। तो ये पूरा मामला है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि हमारा जो बी सब टॉपिक है उसमें लिखा है व्हेन डज द मर्सी पिटीशन रीच द प्रेसिडेंट। आखिर ये जो दया याचिका है ये राष्ट्रपति के पास कब पहुंचती है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है जिसके तहत ये राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के मामले होते हैं उनकी सुनवाई जनपद न्यायालय, जिसे हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं, हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इसे सेशन कोर्ट क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो ट्रायल कोर्ट होती है वो आपराधिक मामलों में वो जनपद न्यायालय, जिसे हम सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट कहते हैं, उसमें होती है। और अगर किसी व्यक्ति को सेशन कोर्ट ने या सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है तो वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। और यदि इस मृत्युदंड को हाई कोर्ट ने भी कन्फर्म कर दिया है या इसकी पुष्टि कर दिया है तो उसके बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मृत्युदंड को बरकरार रखा है तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होगा पुनरावलोकन याचिका या रिव्यू पिटीशन का। इसके तहत व्यक्ति क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि मामला बहुत जटिल है, एक बार फिर से विचार कर लीजिए। इन सभी टर्म्स को आगे हम अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो व्यक्ति उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका या जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं वो भी दाखिल कर सकता है। और यदि क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास तो अंतिम जो उपाय होता है किसी अपराधी या ऐसे व्यक्ति को जिसे मृत्युदंड दिया गया है
वो होता है मर्सी पटिशन। और ये मर्सी पटिशन या दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, या राष्ट्रपति के ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि राष्ट्रपति इस दया याचिका में कितने समय में निर्णय करेगा। तो ये हमने पूरा समझ लिया कि एक प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामले के, जिसके तहत वो सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट से राष्ट्रपति की दया याचिका या मर्सी पिटीशन तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पीछे हमने बात की थी कि सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट क्या होता है, ये समझिए। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय या जनपद न्यायालय होता है, और उस जनपद न्यायालय में जब भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट या जिला एवं सत्र न्यायालय। तो अब इन दोनों न्यायालय में अंतर क्या होता है, ये समझिए। दरअसल ये जो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट है, ये एक ही न्यायालय होती है। कैसी न्यायालय होती है? ये केवल एक न्यायालय है। अंतर ये होता है कि जब यही जनपद न्यायालय सिविल मामलों पर विचारण करती है या सिविल मामलों का फैसला कर रही होती है, तो इसे जिला कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। लेकिन जब यही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्रिमिनल या आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामलों पर विचारण कर रही होती है या उस पर सुनवाई कर रही होती है, तो उसे सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दो कीवर्ड हैं, सिविल केसेस या सिविल मामले, क्रिमिनल केसेस या आपराधिक मामले। अब इन दोनों चीज़ों में अंतर समझ लेते हैं, या इन दोनों शब्दों में अंतर समझते हैं कि कौन से मामले सिविल मामले होते हैं और कौन से मामले आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामले होते हैं। तो अगर हम सिविल मामले की बात करें, सिविल केसेस की बात करें, तो वे सभी मामले जिसमें विवाद हो अधिकारों से संबंधित, यानी वे सभी मामले जिसमें जो विवाद हो वो कैसा हो, अधिकारों से संबंधित हो। जैसे डाइवोर्स या तलाक का मामला, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष के बीच कैसा विवाद होता है, अधिकारों से। ठीक। दूसरा रेंट का मामला, यानी किराए का मामला, मकान मालिक और किराएदार के मध्य जो एक विवाद होता है किराए का। इसी तरह दो व्यक्तियों या भाइयों या किसी और परिजनों के बीच ज़मीन का विवाद जो होता है वो क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट। तो इसमें कहीं भी आपको अपराध नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो दो लोगों के बीच विवाद होता है वो दरअसल विवाद अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन जब हम क्रिमिनल केसेस में आते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामलों में आते हैं, तो इसमें अधिकार से संबंधित व्यक्ति नहीं, अधिकार से संबंधित कोई विवाद नहीं होता है, बल्कि अपराध से संबंधित विवाद होता है या आपराधिक प्रवृत्ति मामलों की इसमें सुनवाई होती है। जैसे मर्डर दरअसल एक आपराधिक केस है या क्रिमिनल केस है। इसी तरह रेप, इसी तरह डोरी या जिसे हम कहते हैं दहेज, तो वो मामले जिसमें अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं, उन्हें हम क्रिमिनल केसेस कहते हैं। वहीं दूसरे संदर्भ में वे मामले जिन्हें हम अधिकार की श्रेणी में रखते हैं या अधिकार संबंधित जो विवाद होते हैं, उन्हें हम सिविल केसेस कहते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है व्हाई क्रिमिनल केसेस स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा पेचीदा मुद्दा भी हम कह सकते हैं, और लोगों को कभी कभी समझने में समस्या होती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन्हें हमें हमेशा जनपद न्यायालय या सेशन कोर्ट से ही शुरू करना पड़ता है। हम क्यों आपराधिक प्रवृत्ति वाले मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से शुरुआत नहीं कर सकते हैं? तो चलिए, दरअसल जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 225 225 देखते हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, यानी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। और इसमें जो लिखा है संविधान के क्लॉज 1 और 2 में, वो मैं बताता हूँ। आर्टिकल 225 या अनुच्छेद 225 के क्लॉज 1 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय सामान्यतः अपील का न्यायालय है। मतलब उच्च न्यायालय सामान्यतः अपील का न्यायालय है, अर्थात उच्च न्यायालय की सिविल या आपराधिक मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं है। मतलब कि उच्च न्यायालय में चाहे वो सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, उच्च न्यायालय की किसी भी मामले में आरंभिक अधिकारिता नहीं है। इसका सरल शब्दों में मतलब हुआ कि किसी भी मामले, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक हो, उसमें हम सीधे उच्च न्यायालय में नहीं आ सकते हैं,
हमें एक प्रोसीजर या प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी, और वो प्रक्रिया किससे गुजरती है? सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट से गुजरती है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि लेकिन भारत के कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसमें यह छूट प्राप्त है, उसमें सिविल मामलों में सीधे प्रवेश कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, जैसे बंगाल या फिर आप कह लें महाराष्ट्र। उसके बाद हम कहें अगर तमिलनाडु, या ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सिविल मामलों में सीधे उच्च न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कुछ ऐसे और अन्य भी मामले, अन्य कैटेगरी के मामले हैं जिसमें हम उच्च न्यायालय में सीधे प्रवेश कर सकते हैं, जिनका उल्लेख या जिन्हें हम आर्टिकल 225 या अनुच्छेद 225 के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन से मामले? जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित मामलों में हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय में पहुंच सकते हैं। मतलब लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव से संबंधित मामले हैं उसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है। ठीक है ना। अब इसके आगे अगर हम स्लाइड लेते हैं तो हम देखेंगे, इसके आगे एक और स्लाइड लेते हैं तो हम देखेंगे हमें आर्टिकल 134 पढ़ना पड़ेगा। और 134 क्या कहता है कि जो भी क्रिमिनल केस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या है। ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 134 व 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आपराधिक मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं है। मतलब उच्चतम न्यायालय में कोई भी मामला सीधे आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं लाया जा सकता है। तो लाया कैसे जा सकता है? कोई ऐसा आपराधिक मामला जो उच्च न्यायालय के संबंधित लंबित हो, उसे लाया जा सकता है। कब? उच्चतम न्यायालय के समक्ष। मतलब एक प्रोसीजर या प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी। शुरुआत सेशन कोर्ट से हुई, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद हम किस में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय, यानी किस में? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे ला सकते हैं? आपराधिक मामलों को, जो आर्टिकल 134 में वर्णित है, आपराधिक मामलों को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है दो तरीके से। पहला तरीका, यदि उच्च न्यायालय या प्रमाण पत्र दे दे, यानी उच्च न्यायालय स्वयं या प्रमाण पत्र दे दे कि मामला ऐसा है जिसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय करना आवश्यक है या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय करने योग्य है। दूसरा, यदि जो उच्च न्यायालय है वो कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देती है। मतलब यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय स्वयं प्रमाण पत्र दे दे कि मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किए जाने योग्य है, तो हम जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय में जाना है तो एक दूसरा रास्ता भी है। कब? जब हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्दोष व्यक्त किया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो। मतलब सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को निर्दोष बताया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसको मृत्युदंड दे दिया हो, तो व्यक्ति किस में जा सकता है? बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी कंडीशन कि यदि किसी अधीनस्थ या जो भी उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जितनी भी न्यायालय हैं, उसमें कोई मामला चल रहा है और उच्च न्यायालय उस मामले को मंगाकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट दे देता है, तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तीसरी बात, कंडीशन कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दे दे, तो हम उच्चतम न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमें उच्च न्यायालय से आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तब जब जनपद न्यायालय ने किसी व्यक्ति को निर्दोष व्यक्त किया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला मंगाकर उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा दे दी हो, तो हम किस में जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने से ये मूल उद्देश्य ये था बताना कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के मामले होते हैं वो सेशन कोर्ट से ही स्टार्ट होते हैं, और क्यों हम उनमें डायरेक्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका कारण हमारा संविधान है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ तो अब बात आती है रिव्यू पिटीशन की। सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया
उच्च न्यायालय ने उसे कन्फर्म कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने भी मृत्युदंड को बरकरार रखा और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा, जैसे शबनम वाले मामले में हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में कहा कि मृत्युदंड ज़रूरी है इस केस में और उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को बरकरार रखा। तो व्यक्ति के पास एक और ऑप्शन रह जाता है, क्या? पुनरावलोकन याचिका, या जिसे हम कहते हैं रिव्यू पिटीशन। अब यह रिव्यू पिटीशन क्या होती है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है और इस संदर्भ में हम रिव्यू पिटीशन या पुनरावलोकन याचिका का प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक वरिष्ठ वकील और एक न्यायाधीश यदि यह प्रमाणित कर दे कि जो पहला निर्णय पूर्णतः सही नहीं है या संवैधानिक नहीं है, यानी एक वरिष्ठ वकील और एक न्यायाधीश यह प्रमाणित कर दे कि जो निर्णय दिया गया है वो पूर्णतः सही नहीं है, संवैधानिक तौर पर इतना उचित नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय रिव्यू पिटीशन या पुनरावलोकन याचिका स्वीकार कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो याचिका है वो 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए या दाखिल की जानी चाहिए। कौन सी? रिव्यू पिटीशन। और यदि रिव्यू पिटीशन भी उच्चतम न्यायालय खारिज कर देता है, क्या कर देता है? खारिज कर देता है उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन याचिका को, तो फिर किसी व्यक्ति के पास और क्या उपाय बचते हैं? अगर उच्चतम न्यायालय रिव्यू पिटीशन, जिसे पुनरावलोकन याचिका कहते हैं, उसको खारिज कर देता है तो व्यक्ति के पास एक अन्य उपाय बचता है जिसे हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। और इसके तहत क्या होता है कि व्यक्ति 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 3 सीनियर जो भी न्यायाधीश हैं वो, प्लस निर्णयकार न्यायाधीशों द्वारा प्रमाणित, प्लस एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणित, यानी 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, निर्णयकार जो न्यायाधीश हैं उनसे और एक सीनियर एडवोकेट से प्रमाणित होना चाहिए कि ऐसा मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय को फिर से सुनवाई करनी चाहिए। और यदि इन न्यायाधीशों में से यदि बहुमत न्यायाधीश सहमत हैं तो याचिका उसी बेंच को सौंप दी जाती है। मतलब यदि बहुमत न्यायाधीश या मेजॉरिटी ऑफ जजेस तैयार हैं तो याचिका किसको सौंपी जा सकती है? यह याचिका उसी बेंच को जिसने पहले निर्णय दिया था उसी को फिर से सौंप दी जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका जो है इसकी कोई निर्धारित समय सीमा या टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे रिव्यू पिटीशन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के 30 दिन के भीतर फाइल की जानी चाहिए। तो ये हमने समझा क्यूरेटिव पिटीशन। और यदि मान लें जैसा कि शबनम वाले केस में हुआ कि क्यूरेटिव पिटीशन भी उच्चतम न्यायालय खारिज कर दे, तो इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है? जो किसी व्यक्ति के पास अंतिम उपाय है वो है मर्सी पिटीशन या दया याचिका। यानी पहले उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को सही ठहरा दिया, उसके बाद व्यक्ति ने रिव्यू पिटीशन या पुनरावलोकन याचिका दाखिल की, वो खारिज हो गई, फिर क्यूरेटिव याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, उपचारात्मक याचिका दाखिल की, वो भी खारिज हो गई। तो जो अंतिम उपाय किसी व्यक्ति के पास बचेगा उसे हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन या दया याचिका। और इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में है और आर्टिकल 161 में। अंतर क्या है कि जो आर्टिकल 72 में उल्लेख है वो राष्ट्रपति की दया याचिका है और 161 में राज्यपाल की दया याचिका है। तो पहली बात, जो राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 और राज्यपाल की जो आर्टिकल 161 के तहत किसी व्यक्ति को क्षमा करने की जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसमें 2 अंतर हैं। जो राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है वो किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, यानी अपराध शून्य घोषित कर सकता है कि अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकता है, बस मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पूर्णतः माफ़ कर सकता है। दूसरी बात जो अंतर है कि राष्ट्रपति जो सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शियल द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनमें भी उसकी अधिकारिता होती है, लेकिन राज्यपाल उन सैन्य न्यायालयों के निर्णय पर उसकी क्षमादान की शक्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 की। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 72 में लिखा क्या गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर मैं सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन दोहराऊं तो उसमें लिखा गया है, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के
दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम की, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। तो कई टर्मिनोलॉजीज आई हैं जैसे निलंबन, परिहार, लघुकरण की, तो उसको समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 72 में कुछ आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की शक्ति संघीय विधि या यूनियन लॉ के लिए दी गई है, जबकि राज्य सूची संबंधित जो मामले हैं उसमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसमें जो राष्ट्रपति है उसकी क्षमादान की शक्तियाँ लागू होती हैं। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड दिया गया है तो उसके संदर्भ में भी राज्यपाल की शक्तियाँ लागू नहीं होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ लागू होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्डन या क्षमादान के प्रकार। अब अगर हम देखें कि क्षमादान के प्रकार कितने बताए गए हैं, जो मैंने अभी बताया आर्टिकल पढ़कर, आर्टिकल 72 या 72, तो उसको मैंने एक एक करके, जो मैंने एक साथ बोला था, कई कीवर्ड्स थे जैसे पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, तो एक एक करके समझते हैं। पार्डन सबसे पहले कीवर्ड आया था, तो पार्डन का मतलब हुआ पूर्णता माफ कर देना। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको मृत्युदंड दे दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति उसको पूर्णता माफ कर दे, मतलब अपराध हुआ ही नहीं। दूसरी बात अगर हम करें कि कम्यूटेशन या लघुकरण का मतलब क्या होता है, तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कि अपराध की प्रकृति में या सजा की प्रकृति को बदल देना। बेहतर, अपराध गलत है, मतलब कि लघुकरण के तहत राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति का मतलब कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेशन या लघुकरण। उसके बाद जो तीसरा आता है परिहार, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेमिशन। इसमें क्या होता है कि प्रकृति को नहीं बदल सकता है, प्रकृति वही रहेगी। अगर किसी सजा की प्रकृति कारावास है तो वही रहेगी, लेकिन उसकी अवधि को राष्ट्रपति घटा सकता है। जैसे 2 वर्ष को 1 वर्ष कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि दंड की प्रकृति को ही बदल दिया, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया। यहाँ पर प्रकृति सेम है, कारावास 2 वर्ष का था उसे 1 वर्ष कर दिया, तो अवधि में कमी कर दी। इसके बाद जो चौथा है उसे हम बोलते हैं रिस्पाइट या विराम की, जो आर्टिकल 72 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति की सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को शारीरिक अपंगता है या कोई किसी भी शारीरिक परेशानी से ग्रसित है, या महिलाओं के संदर्भ में गर्भावस्था है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों की विशेष परिस्थिति में सजा कम कर सकता है, जिसे हम रिस्पाइट कहते हैं और जिसका मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दिया गया है या किया गया है। अब रिप्राइव की बात कर लें, निलंबन की बात कर लें, तो इसका मतलब होता है विराम, या जब कोई व्यक्ति दया याचिका या मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है, तो जब राष्ट्रपति के निर्णय आने तक उस व्यक्ति की सजा को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसे ही बोलते हैं क्या, रिप्राइव। तो ये हमने समझा कि टाइप्स ऑफ पार्डन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दिए गए हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखते हैं कि आखिर जो ये राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो कैसे करता है और क्यों करता है। तो अब हम देखें कि राष्ट्रपति की ये क्षमादान की जो शक्तियां हैं ये क्या है और कैसे राष्ट्रपति क्षमादान करता है। 1 मिनट। तो अगर हम देखें कि राष्ट्रपति कैसे क्षमादान करता है, तो इसके संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 है। और ये क्या कहता है ये समझिए। इस आर्टिकल में 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। तो क्या है, ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन किया था, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी
उसके पास इस सलाह को मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब 77 में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह है उस पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है। किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से कहा कि पुनर्विचार की मांग कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई जो सलाह होती है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 74 में चूंकि दिया गया है कि राष्ट्रपति के कामों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के समक्ष भेजता है तो राष्ट्रपति उसे होम मिनिस्ट्री के समक्ष भेजता है, यानी कि दया याचिका उस किसी व्यक्ति ने भेजी है तो राष्ट्रपति उसको गृह मंत्रालय के पास भेजेगा। गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा और जो स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय होगा गृह मंत्रालय को, उस पर गृह मंत्रालय मंत्रिमंडल के बीच विचार करके और उस जो विचार के आधार पर जो निर्णय होगा उसको राष्ट्रपति को बता देगी और वही राष्ट्रपति का निर्णय होगा। यानी कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करता है या भेजता है तो राष्ट्रपति उसे गृह मंत्रालय के पास भेजता है, गृह मंत्रालय संबंधित राज्य के पास भेजता है। जैसे सबनम वाले केस में जो होम मिनिस्ट्री है उसने यूपी गवर्नमेंट के पास ये भेजी होगी मर्सी पिटीशन कि क्या किया जाए, तो यूपी गवर्नमेंट ने गृह मंत्रालय को बताया होगा क्या किया जाना चाहिए। फिर गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करके एक निर्णय निकाला होगा और उस निर्णय को राष्ट्रपति को बता दिया गया होगा और राष्ट्रपति ने सबनम की याचिका खारिज कर दी है। तो मतलब स्टेट ने होम मिनिस्ट्री को मना किया, होम मिनिस्ट्री ने फिर इस पर विचार किया और राष्ट्रपति से कह दिया कि ये याचिका खारिज होनी चाहिए। अब जब भी मर्सी पिटीशन की बात आती है तो 2-3 केस जो सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका या आर्टिकल 72 की व्याख्या की है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पहले मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, दूसरा धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल या धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 का मामला है। और इन दोनों मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी मर्सी पिटीशन पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार काम करेगा, बल्कि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 का पालन करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो ये दोनों केस याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मारूराम और धनंजय चटर्जी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो एक और केस है इप्रू सुधाकर केस जो 2006 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 के तहत जो शक्ति है क्षमादान की या पावर ऑफ पार्डन है वो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी राष्ट्रपति अगर क्षमादान देता है तो ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय उस समाधान की न्यायिक समीक्षा या उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति क्षमादान देने के लिए अतार्किक कारणों का उल्लेख करे या कुछ ऐसे आधार निर्मित किए उच्चतम न्यायालय ने जिसके तहत राष्ट्रपति यदि कोई ऐसा क्षमादान करता है जो संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का परिणाम है या हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुरूप नहीं है या जो उसमें फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है और किसी व्यक्ति को क्षमादान कर दिया गया है, या राष्ट्रपति ने जो तर्क दिए हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा किए गए क्षमादान की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और इसका उल्लेख या इसे उच्चतम न्यायालय ने इप्रू सुधाकर केस 2006 में इसकी व्याख्या की थी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो भी शक्ति है वो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अब जो सबसे बड़ा मामला एक आता है कि अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, यानी जो मृत्यु दंडादेश होता है उसके कुछ वैकल्पिक उपाय सोचे जाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के सभी देशों में इस समय यह चर्चा बहुत तेज़ से हो रही है कि क्या आज के आधुनिक समाज में मृत्युदंड उचित है या अनुचित है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश में मृत्युदंड को
समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर अन्य तरह की सजाएं देते हैं। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार से कहा कि आप भी मृत्युदंड देने के लिए फांसी के बजाय यानी फांसी को समाप्त करिए। ठीक है, फांसी की जगह कुछ आधुनिक तरीकों का प्रयोग करिए। आधुनिक तरीके कौन से होंगे? मॉडर्न मेथड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी को समाप्त करिए, आधुनिक तरीकों का प्रयोग करिए, जैसे किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देकर उसको मृत्युदंड दे देना, या किसी व्यक्ति को गोली मारकर उसका जीवन ले लेना या उसे मृत्युदंड दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी जो है, आर्टिकल 21 कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसी में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ जीवन का ही अधिकार ज़रूरी नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ज़रूरी है। तो उसी की आगे व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ गरिमापूर्ण मृत्यु भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? गरिमापूर्ण मृत्यु भी ज़रूरी है, और गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को फांसी के अलावा और भी वैकल्पिक उपाय निकाले जाएं जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ज़रूर कहा है, लेकिन भारत सरकार ने अभी इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि भारत में आज भी फांसी दी जा रही है। और अभी आप देखेंगे कि शबनम को भी अंतिम रूप से फांसी दी जाएगी, और डेट तो मुझे भी नहीं पता है कौन सी है, लेकिन शबनम को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। इस जेल को अंग्रेज़ों ने 150 साल पूर्व महिलाओं को ही फांसी देने के लिए बनवाया था, और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि किसी महिला को फांसी दी जा रही है। तो ये पूरा मामला था, और इस पूरे मामले को हमने कवर किया, और आज हमने देखा कि ये पूरा केस जो है, इसका संवैधानिक दायरा क्या है या इसके संवैधानिक मायने क्या हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि ये सारे जो भी सब टॉपिक्स थे एक एक करके मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। और यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगभग ये केस पूरा सफ़ेद कागज़ की जैसे दिखने लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।